तो चलिए आज हमारा टॉपिक है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और इसमें देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज़ हम इसमें कैसे करते हैं। इससे पहले हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज़ इंटरफेरेंस में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं उनको एक बार जाके जरूर देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होने वाला है। इसमें जो कैलकुलेशन होगी वो कुछ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के जैसी ही होगी, डायग्राम भी कुछ वैसा ही रहेगा। बस आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा वेरी करेगी, डिफ़र करेगी वहाँ से, और हमारा जो पैटर्न है वो एक अलग तरह का यहाँ पर मिलेगा। इंटरफेरेंस में हमें फ्रिंजेस मिलती थी जो इक्वल साइज़ की थी। यहाँ पर देखते हैं हमारी जो पैटर्न डिफ्रैक्शन में मिलने वाला है वो कैसा है। तो सबसे पहले डिफ्रैक्शन होता क्या है? डिफ्रैक्शन इज़ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द एजेस। कोई जैसा कि बोर्ड पर दिखाई दे रहा है आपको, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द एजेस ऑफ अ स्लिट, एक किनारा, इज़ कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, अब इसमें जो डायग्राम है उसको सबसे पहले आप समझ लीजिए कि डायग्राम कैसा है। डायग्राम बिल्कुल वैसा ही है जैसा यंग डबल स्लिट में आपने देखा था। तो यंग डबल स्लिट में क्या था, वहाँ पर दो ओपनिंग थी, दो स्लिट थी। यहाँ पर सिर्फ एक ही स्लिट होगी। डिफ्रैक्शन करने के लिए हमें सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग चाहिए होती है, सिंगल स्लिट। जितनी बड़ी वहाँ हमने दो स्लिट ली थी, वहाँ पर यहाँ पर ऐसी एक स्लिट है। उस स्लिट को हमने थोड़ा बड़ा करके बनाया है और ये वो स्लिट है, ए से लेके बी तक ये स्लिट है। बीच में ओपनिंग है, काफ़ी बड़ी ओपनिंग दिखाई है हमने, छोटी होती है बहुत। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि दो स्लिट के बीच में जो गैप था, दैट वाज स्मॉल डी। यहाँ पर एक ही जो सिंगल हम दे रहे हैं वो हमारी स्मॉल डी गैप के लिए। देखिए ओपनिंग की जो विड्थ है वो है डी। उसके बाद यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दोनों स्लिट का बीच में एक मिड पॉइंट हमने अज्यूम किया था। यहाँ पर एक सिंगल स्लिट के लिए हमें मिड पॉइंट ले लेना है। ये रहा वो मिड पॉइंट। इस पॉइंट को मेंशन करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैंने कोई पॉइंट नहीं लिखा है। ए बी हमारी सिंगल स्लिट है, यहाँ लाइट का सोर्स है। ये लाइट का सोर्स जैसे ही हम ऑन करेंगे लाइट यहाँ से अंदर एंटर हो जाएगी और इस ओपनिंग से आगे जाकर इस स्क्रीन के ऊपर आएगी। स्क्रीन वहाँ पर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कैपिटल डी डिस्टेंस अवे थी, यहाँ पर भी वैसे ही है। देखिए ठीक है, कैपिटल डी डिस्टेंस में है। और एक वेव यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में S1 से जाती थी, एक लाइट की रे P पॉइंट पर, एक्सपेरिमेंटल पॉइंट पर। यहाँ पर भी वैसा ही है, दोनों एजेस से हमने P पॉइंट अज्यूम कर लिया स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि हमें पैटर्न को ट्रेस करना है, इसलिए हमें एक पॉइंट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व करना होगा। तो A पॉइंट से P पॉइंट पर एक वेव जाती है और B पॉइंट से एक लाइट की वेव जाती है। ठीक, ए और बी का मिड पॉइंट ये रहा, उस मिड पॉइंट से भी हमने इसे ज्वाइन कर लिया पी पॉइंट पर। इसका मीनिंग ये है कि ओपनिंग से जैसी लाइट अंदर जाती है ऐसे स्प्लैश होती है, जो भी है हमने अज्यूम कर लिया कि ये थीटा डिग्री से बेंड हो रही है। दिस इज एंगल थीटा। इन तीन लाइन से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप यहाँ से यहाँ भी थीटा ले सकते हो, इधर भी थीटा ले सकते हो। दिस ऑल थ्री लाइन्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर बिकॉज दिस ओपनिंग इज़ वेरी नैरो, बहुत छोटी सी ओपनिंग है। उसके बाद ये मिड पॉइंट के सामने एक पॉइंट है M, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर जो पॉइंट P है उसकी लोकेशन कहाँ है वो हमें बतानी पड़ती है। उसके लिए जो मिड पॉइंट है उस मिड पॉइंट के सामने वाला पॉइंट M स्क्रीन के ऊपर, और स्क्रीन से X डिस्टेंस पर P पॉइंट। बिल्कुल वैसा ही डायग्राम है जैसा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में था। वहाँ पर उसके बाद डायग्राम बनाने के बाद हम गए थे पाइथागोरस थ्योरम पर और पाथ डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया था, और फिर उस पाथ डिफरेंस को हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से लिंक किया था। यहाँ भी वही करना है, पाथ डिफरेंस ढूंढना है किस किस का, ए और बी। ये स्लिट के एजेस हैं, ओपनिंग के एजेस हैं ए और बी, तो ए पी बी पी क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है हमें कि ए पी इज़ लेस देन बी पी। तो एक तरीका तो ये है कि किसी तरह से हम AP मेज़र कर लें, फिर BP मेज़र कर लें, BP में से AP को माइनस करें, हमें मिल जाएगा बीच में जो गैप है, पार्ट डिफरेंस है दोनों का। एक ही तरीका, इस तरीके को हम ऑलमोस्ट यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यूज़ कर चुके हैं। वहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करने के बाद हमें सीधे मिल गया था। यहाँ पर हमें एक दूसरा तरीका यूज़ करना है, जैसे कि ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है। जैसे सपोज़ यहाँ अगर आप देखेंगे एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, तो ये बड़ी लाइन है, ये छोटी है। अब इसको मेज़र करेंगे, फिर आप इसे करेंगे, फिर माइनस करेंगे, तब पता चलेगा। उससे अच्छा है कि यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर, और फिर सिर्फ इतने ही हिस्से को मेज़र कर लें, क्योंकि जैसे ही हम परपेंडिकुलर यहाँ मेज़र करेंगे तो ये और ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगे। इक्वल होने के बाद ये जो पार्ट हमारे पास बचेगा वो हमारा हो जाएगा
जो बाकी बचा हिस्सा है कि कितना एक्स्ट्रा है वो, यही हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। ये ए पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर इस बीपी के ऊपर ड्रॉ किया, क्योंकि ये ग्रीन लाइन, ये ऑरेंज लाइन सब बहुत क्लोज है, जो परपेंडिकुलर इस बीपी के ऊपर जाने वाला है। ये देखिए, ये आ गया परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है। इस पॉइंट का हमने नाम रखा है एन। ये आपके डायग्राम के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह हो सकता है। एन पॉइंट अब वाइट वाली लाइन से जो एम डिस्टेंस को दिखा रही है, मिड पॉइंट से एम कैपिटल डी डिस्टेंस को, उस लाइन के ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। डिपेंड करता है कि आपने ओपनिंग कितनी बड़ी या छोटी दिखाई है अपने डायग्राम में, इसलिए उससे कंफ्यूज नहीं होना है। आप यहाँ पर क्लियरली देख लो, ये एन पॉइंट है, ये है, ये जो परपेंडिकुलर आया है ए एन इज परपेंडिकुलर ऑन बी पी। अब इस परपेंडिकुलर से हम क्या करेंगे, हमें तो पार्ट डिफरेंस चाहिए, वो पार्ट डिफरेंस अब हमारा सिर्फ बी एन हो जाएगा। बी एन विल बी रिक्वायर्ड पार्ट डिफरेंस, जो हमें चाहिए इतना। सीधे बस हम इसे ही मेज़र कर लेंगे। अब कैसे मेज़र करेंगे इसे, उसके लिए देखिए हमने यहाँ जो थीटा लिया है और एक छोटी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाएंगे, जो हम पहले कई बार लगा चुके हैं 11th में 12th में, है ना। उसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए इस ए एन और बी से बनने वाले ट्राइंगल को यहाँ पर अलग बना लिया है, ए बी एन। यहाँ तो ए और बी ज्वाइन नहीं है, ओपनिंग है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए मैंने ए से लेके बी को ज्वाइन कर लिया है। ए एन परपेंडिकुलर है, बी एन ये परपेंडिकुलर, ठीक हो गया। इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, इससे मुझे ये बेनिफिट मिलेगा कि ये जो एंगल है मैंने इसे कह दिया थीटा। कैसे कह दिया थीटा, हमेशा याद रखिए जब भी दो लाइन के बीच में एंगल जनरेट होता है कुछ भी, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर के बीच में भी एक सेम एंगल जनरेट होता है। कोई भी दो लाइन के बीच में जो एंगल होता है वही एंगल उन दोनों लाइंस के ऊपर आप कहीं पर भी परपेंडिकुलर अलग अलग ड्रॉ करिए, उन दोनों परपेंडिकुलर को आगे बढ़ाइए या पीछे की तरफ ले जाइए, कहीं ना कहीं वो डाइवर्ज हो रहे होंगे एक तरफ और दूसरी तरफ वो कन्वर्ज होते हैं, और जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं उस एंगल को आप मेज़र करिए, वो आपको उतना ही मिलेगा। ये हम कई बार यूज़ कर चुके। अगर मैं इसको ज्वाइन कर लूँ थोड़ी देर के लिए तो ये ऐसा नज़र आएगा। तो आप देख सकते हो ये वाइट वाली लाइन इस रेड के ऊपर परपेंडिकुलर है और ये एंगल है ना थीटा, तो वाइट वाली के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बी ए, और ग्रीन वाली के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर हमने बनाया था यहाँ, क्योंकि ये ग्रीन ऑरेंज बहुत क्लोज हैं, तो ये भी 90 डिग्री है, इसलिए देख रहे हैं आप, ध्यान से समझ लीजिए इस बात को। वाइट ये थीटा यहाँ पर बन रहा है इन दोनों में, ये है थीटा, एक ये लाइन है एक ये लाइन है, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो मुझे दो लाइन चाहिए, जो एक इसके ऊपर परपेंडिकुलर और एक इसके ऊपर परपेंडिकुलर, तो ये मिल गई बी ए, सीधा सीधा 90 दिखाई दे रहा है। और इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो ये रहा, ये कहाँ से आ गया, क्योंकि ये हमने ड्रॉ किया था। और दीज टू लाइंस आर वेरी क्लोज, एक्चुअली ऑल थ्री लाइंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो आपका ये एंगल थीटा यहाँ से लीजिए यहाँ से लीजिए ऑलमोस्ट बराबर है, इसलिए ये 90 डिग्री का काम कर रहा है। तो ये यहाँ पर आपका काम बन गया। देखिए ये लाइन यहाँ पर आ गई, तो इन दोनों के बीच में वही एंगल बनेगा। दिस लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन दिस वन एंड दिस लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन दिस वन, और इन दोनों के बीच में था एंगल थीटा, इसलिए इन दोनों के बीच में भी थीटा। तो अब सीधे बी एन निकाल सकते हैं, आंसर इज यस। तो बी एन कितना बनेगा, इसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बी एन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला, हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला ए बी। तो देखिए कितनी आसानी से आपको बी एन मिल गया यहाँ पर, जो मिला है ए बी साइन थीटा, और ए बी कितना है, स्मॉल टी। ये थीटा बहुत स्मॉल है, ये भी बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है, इसलिए साइन थीटा इक्विवेलेंट टू होगा थीटा,
और या फिर टेन थीटा भी कह सकते हैं आप, है ना। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि साइन में होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन में होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि बेस और हाइपोटेन्यूज ऑलमोस्ट बराबर होंगे। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बहुत क्लोज होते हैं, इसलिए ऑलमोस्ट बराबर बराबर वैल्यूज होती हैं। उसका हम आगे कहीं पर यूज़ करेंगे, फिलहाल ये हमें बी एन यहाँ मिल गया जो कि हमारा पार्ट डिफरेंस है। तो इस कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर ये जो ट्राइंगल ए बी एन है, इन ट्राइंगल ए बी एन वही कैलकुलेशन जो है अब मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, बी एन इज इक्वल टू डी साइन थीटा। ये बी एन हो गया हमारा पार्ट डिफरेंस डेल्टा वाई, ये हो गया डी साइन थीटा। ये हमें एक वैल्यू मिल गई। अब हमें इसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से रिलेट कराना है मैक्सिमा मिनिमा के लिए, और उसके बाद और रिजल्ट्स निकालने हैं कि देखना है उनको कि वो रिजल्ट क्या क्या है। तो उनके लिए हम क्या करेंगे, साइन थीटा को भी आप चेंज कर सकते हो। कहाँ से चेंज करोगे, यहाँ से कर लेते हैं चेंज, ये रहा बड़े वाले ट्राइंगल से, या साइन थीटा यहाँ तो बी एन ही लिया है तो यहाँ से करेंगे तो वापस 1 इज इक्वल टू 1 ऐसा हो जाएगा, उसको नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये, लेकिन इस हाइपोटेन्यूज को ना लेकर के हम लेंगे ये वाली वैल्यू, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है। साइन थीटा इज इक्विवेलेंट टू थीटा इज इक्विवेलेंट टू टेन थीटा, और टेन थीटा में होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन में होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज और बेस ऑलमोस्ट बराबर है, क्योंकि ये थीटा बहुत छोटा है, इसलिए ये लाइन और ये लाइन ऑलमोस्ट बराबर है, इसलिए यहाँ पर हम लेंगे डी। ठीक है, एक्स बाई डी, तो ये हो गया एक्स बाई डी, ये हमें एक वैल्यू मिल गई। अब मैक्सिमा मिनिमा के लिए देखिए, यहाँ से थोड़ा और ध्यान से देखना है आपको, क्या करना है, फॉर मिनिमा और फॉर डार्क पॉइंट। डार्क पॉइंट आप सोच रहे होंगे कि ये पेड़ क्यों बनाया है यहाँ पर, अभी समझिए ध्यान से कि क्या करना है इसमें हमें। तो डार्क पॉइंट के लिए हमें जो रिजल्ट हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का इंटरफेरेंस में यूज़ किया था, है ना, मैक्सिमा वाला, उस रिज़ल्ट को यहाँ पर हमें उल्टा करना है। यानी कि हम एक तरीके से ये कह रहे हैं कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दोनों एक दूसरे के रिवर्स्ड प्रोसेस होते हैं। जो प्रोसेस इंटरफेरेंस में होता है डिफ्रैक्शन में उसका उल्टा होता है। ये कैसे कह सकते हैं, देखिए सबसे पहले फॉर मिनिमा डार्क पॉइंट के लिए हमारे पास जो मैक्सिमा की वैल्यू थी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में वो थी एन लैम्डा, डेल्टा वाई वॉज एन लैम्डा। यहाँ उस रिजल्ट को मिनिमा में यूज़ करेंगे, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एन लैम्डा, वेयर इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1, वेयर एन को यहाँ पर 0 से नहीं दिखाना हो, इंटरफेरेंस में 0 से दिखाया है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में भी हमने इसे 0 से दिखाया है, यहाँ पर दिखाना है 1 से। क्यों दिखाना है उसकी बात करेंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो उल्टे कैसे हैं इसको देख लेते हैं। उल्टा करने के लिए यहाँ पर एक डायग्राम है। इंटरफेरेंस का कहना ये होता है कि कहीं पर अगर शेडो है, जैसे आपने फ्रिंजेस में देखा कहीं पर शेडो है, इसका मतलब वहाँ पर डार्क पॉइंट है, नो लाइट है। कोई ऑब्जेक्ट अगर उस रीजन में जाएगा तो दिखाई नहीं देगा क्योंकि वहाँ पर नो लाइट है। डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। जैसे ये पेड़ है, ऊपर सन है, लाइट आई, पेड़ के ऊपर गिरी, पेड़ की परछाई बन गई, शेडो। तो अगर इंटरफेरेंस के अकॉर्डिंग जाएंगे तो शेडो का मतलब है डार्क, वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो हमें दिखाई देना नहीं चाहिए। उस शेडो रीजन में एक आदमी खड़ा है या कोई भी पर्सन खड़ा है, कोई ऑब्जेक्ट है, आप दूसरी तरफ से देख रहे हो, आपने इनको देखा साइड से, है ना, जैसे साइड से देखा तो आपको दिखाई देना नहीं चाहिए ये ऑब्जेक्ट, लेकिन दिखाई दे रहा है। अगर ये दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर हालांकि धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, एकदम क्लियर ब्राइट इमेज नहीं दिख रही है, लेकिन दिखाई दे रहा है। इसका मीनिंग ये है कि वहाँ पर कुछ लाइट है। ठीक हो गया। इसी तरह से इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। इंटरफेरेंस कहता है कि शेडो मतलब नो लाइट, डार्क। डिफ्रैक्शन कहता है कि
जहाँ डार्क होगा वहाँ भी थोड़ी लाइट है, ठीक है, उल्टा। इसलिए इन रिजल्ट को हम रिवर्स करके यूज़ करते हैं। तो ये आ गया आपका डार्क पॉइंट में। अब इसको इक्वल करिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2। वन और 2 से जैसे जाएंगे आप आगे, dx बाई डी इज इक्वल टू एन लेमडा। तो x कितना आ गया, n इंटू डी लेमडा बाई डी, वेयर n 1 2 3 एंड सो ऑन टू n। पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होंगी, x1 हो सकता है डी लेमडा बाई डी, x2 2d लेमडा बाई डी, x3 3d लेमडा बाई डी। कौन से पॉइंट हैं ये, मिनिमा के लिए हम कैलकुलेट कर रहे थे डार्क पॉइंट, यानी कि ये फर्स्ट डार्क है, फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क, और इस तरह और भी मिलते जाएंगे। तीनों डार्क पॉइंट हमें मिल गए, ठीक है। तो x कहाँ पर है, x m से शुरू होता है, x दूर पर p पॉइंट है। तो x अगर d लेमडा बाई डी, आपको याद होगा इंटरफेरेंस में हमने समझने के लिए d लेमडा बाई डी को 1 सेंटीमीटर एज्यूम किया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1 सेंटीमीटर एज्यूम किया था। तो उसको मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि d लेमडा बाई डी की कैलकुलेशन हमने थोड़ी देर के लिए 1 सेंटीमीटर एज्यूम कर ली थी। तो अगर यहाँ भी 1 सेंटीमीटर लेते हैं तो पहला डार्क पॉइंट m पॉइंट से 1 सेंटीमीटर दूर यहाँ पर है, और इतनी ही दूर दूसरी तरफ भी है, दोनों तरफ होता है, क्योंकि इधर भी स्लिट है, इधर भी लाइट ऐसे आई, इधर भी मुड़ी, इधर भी मुड़ी, ठीक, सीधे ना जा कर के मुड़ गई, ओके, यानी कि ऐसे हो गई, ऐसे मुड़ गई। कितनी मुड़ी, 1 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ चली गई, 1 सेंटीमीटर इधर, यानी कि डार्क है ना, ये पहला डार्क इधर मिला, और m से दूसरी तरफ भी वही डार्क है, डी लेमडा बाई डी डिस्टेंस में, डी लेमडा बाई डी डिस्टेंस में। तो दो डार्क अगर इतनी इतनी दूर पर है, यानी कि पूरा रीजन कैसा है, ब्राइट है, पूरा रीजन कैसा है, ब्राइट। तो दो डार्क के बीच में सेंट्रल जो ब्राइट दिखाई दे रही है, सेंट्रल ब्राइट, उनके बीच में कितना गैप आ गया फिर, डी लेमडा बाई डी इधर, डी लेमडा बाई डी इधर, यानी कि 2d लेमडा बाई डी। ये एक डिफरेंस हो गया। इंटरफेरेंस में क्या मिल रहा था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, डी लेमडा बाई डी, दो डार्क या दो ब्राइट के बीच में। यहाँ पर क्या है, समझ गए आप कि हमने 1 से क्यों लिया था, यहाँ पर 0 से नहीं, क्योंकि सेंट्रल की वैल्यू हमें सीधे सीधे मिलती है। हमें पहला डार्क मिला इतनी दूर, दूसरा डार्क भी उतनी ही दूर, दो अगर डार्क है तो बीच में इसका मतलब क्या है, वहाँ पर लाइट ही लाइट है, ब्राइट लाइट है। यानी कि दोनों ही पैटर्न में इंटरफेरेंस हो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला या फिर डिफ्रैक्शन, दोनों में सेंट्रल जो पोर्शन रहता है वो कैसा रहता है, ब्राइट रहता है। सेंट्रल फ्रिंज इंटरफेरेंस में ब्राइट थी, यहाँ भी ब्राइट है। वहाँ पर सारी फ्रिंजेस की इंटेंसिटी और विड्थ एक जैसी थी, यहाँ पर सेंट्रल वाली की थोड़ी सी ब्रॉड है, ब्राइट भी है और चौड़ी भी है, थोड़ी बड़ी है, बड़ा एरिया है। समझ गए आप, ये डिफरेंस है इंटरफेरेंस में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और डिफ्रैक्शन में। और भी हैं। दूसरा, ये हमने मिनिमा निकाल लिया, इसी तरह आप निकाल लीजिए मैक्सिमा। फॉर मैक्सिमा ये सिर्फ यही वाली जो सेंट्रल वाली है ये इतनी चौड़ी है, बाकी जो आगे ब्राइट मिलेंगी वो इतनी नहीं चौड़ी नहीं होंगी, वो एक जैसे साइज़ की होंगी, सब चौड़ी नहीं होंगी। देखिए कैसे, फॉर मैक्सिमा वी नो डेल्टा वाई इज इक्वल टू n+1/2 इंटू लेमडा, वेयर n 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n। इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 1 and 3 x d by d इज इक्वल टू ये वैल्यू
n प्लस 1/2 इंटू लेमडा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी n प्लस 1/2 इंटू डी लेमडा बाय डी, वेयर n 1 2 3 एंड सो ऑन टू n। कुछ वैल्यू निकाल लीजिए। पहला ब्राइट कहाँ मिलेगा, सेंट्रल के पास। सेंट्रल तो अल्टीमेटली आपको मिला, आपने कैलकुलेट नहीं किया सेंट्रल को, आपने डार्क पॉइंट ढूंढे। 2 डार्क पॉइंट ही आपको इतने दूर दूर मिले सेंटर के रेस्पेक्ट में, सेंटर पॉइंट के रेस्पेक्ट में, कि अपने आप हिसाब लग गया वहाँ से कि बीच में जो है लाइट वो ब्राइट है। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे 1 जैसे पुट करेंगे 1 प्लस 1/2 बिकम्स 3/2 डी लेमडा बाई डी, फिर ये हो जाएगा 5/2 डी लेमडा बाई डी। ऐसे और भी निकाल सकते हो आप, इस तरह से निकलता चला जाएगा। अब आगे देखिए, एक ये पूछते हैं लाइट बैंड्स हाउ मच, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए बैंड आपने पहला डार्क निकाला है ना, तो फर्स्ट डार्क निकालने के लिए आपने जो यूज़ किया था वो यूज़ किया था एन लेमडा, डेल्टा वाई यूज़ किया था आपने एन लेमडा फॉर फर्स्ट डार्क, है ना। अभी भी निकाला है, कितनी वैल्यू आई थी उसकी, x1 आया था डी लेमडा बाई डी सेंटर के रेस्पेक्ट में, ये m पॉइंट से इतनी दूर, और ऊपर भी नीचे भी दोनों तरफ। और ये हमारी यहाँ जो हमारे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन थी, वहाँ कितना था ये डेल्टा वाई, जो सीधे सीधे आपने बी एन कैलकुलेट किया था इस ट्राइंगल की ए बी एन की हेल्प से, कितना आया था वो डी साइन थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, n क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है यहाँ पर, वेयर n 1 2 3 एंड सो ऑन n, तो अगर 1 यूज़ करेंगे तो डी लेमडा की जो पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी वो कितनी कितनी होंगी, लेमडा हो सकता है, 2 लेमडा हो सकता है, 3 लेमडा हो सकता है, 4 लेमडा हो सकता है, ऐसे होगा। ये इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। तो सिंस थीटा इज़ वेरी स्मॉल, यहाँ पर साइन थीटा को हम यूज़ करेंगे एज थीटा, और पहले वाली वैल्यू फर्स्ट वैल्यू यानी कि ये वाली लाइट बेंड्स हाउ मच, इसका जो आंसर है वो यहाँ पर है, क्योंकि पहला डार्क हमें यहीं मिला था डी लेमडा बाई डी, तो उस हिसाब से ये लेमडा है फर्स्ट। ठीक, ओके, तो उस केस में ये थीटा इज इक्वल टू आपको मिला लेमडा बाय डी। जितना बड़ा लेमडा उतना बड़ा थीटा, यानी कि एंगल ऑफ बेंडिंग। ये थीटा कौन है, एंगल ऑफ बेंडिंग। कहाँ से बेंडिंग, एजेस से, जो भी किनारा मिला, स्लिट मिला, ओपनिंग मिली, वहाँ से लाइट मुड़ गई। ओके, तो इस हिसाब से अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर लाइट बेंड्स हाउ मच में ये आपका रिजल्ट है। अगर आप केवल लाइट का कंपैरिजन करोगे तो डिफ्रैक्शन में आप मुझे बताइए, जो विबज्योर पैटर्न होता है, विबज्योर पैटर्न में आर, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो लेमडा कैसी होती है, मैक्सिमम, सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है आर की। उसके ऊपर क्या शुरू हो जाता है, इंफ्रारेड रीजन, रेड से भी ज़्यादा वेवलेंथ शुरू होती है। जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम, एनर्जी कम, स्कैटरिंग भी कम। और इस वॉयलेट कलर में क्या होता है, लेमडा की वैल्यू सबसे मिनिमम होती है। अब यहाँ देख करके बताइए, रेड का लेमडा सबसे ज़्यादा, तो रेड का एंगल ऑफ बेंडिंग भी सबसे ज़्यादा। याद कर लीजिए, डिफ्रैक्शन में कौन सी लाइट ज़्यादा मुड़ेगी, रेड, क्यों, वेवलेंथ ज़्यादा है। वॉयलेट कलर की लाइट उतनी बेंड नहीं होगी, यानी कि अगर ये ओपनिंग है, यहाँ स्क्रीन है, तो अगर रेड यहाँ से आई पीछे से वेव ओपनिंग में गई और ऐसे मुड़ गई रेड, तो वॉयलेट कलर की लाइट या ब्लू कलर की आप भेजेंगे तो उससे
कम एंगल ऑफ बेंडिंग होगा सेंटर के रेस्पेक्ट में, थीटा कम होगा, ये थीटा बड़ा है, आर ज़्यादा मुड़ेगा। जबकि आपने इंटरफेरेंस यानी कि प्रिज्म को भी अगर आपने देखा है तो प्रिज्म में क्या होता है, जैसे सनलाइट जाती है और डिस्पर्जन होता है, डिस्पर्जन होने के बाद कौन सी लाइट ज़्यादा मुड़ती है, यस, वॉयलेट कलर बैंड्स मोर और रेड बैंड्स लीस्ट। तो इंटरफेरेंस में पूछेंगे तो कौन सी मुड़ेगी, वॉयलेट, और डिफ्रैक्शन में पूछेंगे तो कौन सी मुड़ेगी ज़्यादा, रेड। ठीक, ये तो हो गया लाइट का। इसी तरह साउंड और लाइट का देखिए, साउंड और लाइट में क्या होता है, साउंड बैंड्स मोर, लाइट बैंड्स लीस्ट। कोई भी लाइट और साउंड का अगर कंपैरिजन करेंगे तब ये रिजल्ट है, ये वाला। ओके, क्या प्रूफ है, तो जैसे ये एक एज है, एक वॉल है, वॉल के इस तरफ दो लोग खड़े हैं, बात कर रहे हैं, लाइट भी है वहाँ पर, यहाँ पर खाली जगह है, आप इस तरफ हैं, जो भी बात कर रहे हैं उस साउंड को आप सुन सकते हो लेकिन देख नहीं पा रहे हो। इसका मतलब क्या है, साउंड भी उसी एज से बहुत ज़्यादा मुड़ रही है, साउंड का एंगल ऑफ बेंडिंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन लाइट भी हल्का सा टिल्ट हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही। लाइट भी बेंड होती है लेकिन थोड़ी सी होती है, ज़्यादा नहीं होती। इसलिए इधर आप हैं तो आप इसको केवल सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। इसका भी एक इंटेंसिटी कर्व होता है, जैसा इंटरफेरेंस में था वैसा यहाँ भी है। ये रहा, ये सेंटर पॉइंट M, वहाँ से हमने एक फ्रेम बना लिया। उस फ्रेम के हाफ सेंटीमीटर में इक्वल कुछ पार्ट्स हमने बना लिए जिससे हमें पैटर्न दिखाई दे सके कि यहाँ कैसा पैटर्न नज़र आता है। तो ये इधर इंटेंसिटी है इस तरफ, और इधर है आपकी पोजीशन M के रिस्पेक्ट में, सेंटर पॉइंट के सामने जो पॉइंट है उसके रिस्पेक्ट में। तो हाफ का तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ये रहा 1 सेंटीमीटर, ये आ गया d लैम्डा बाई डी, और उतना ही इधर d लैम्डा बाई डी। फिर इस d लैम्डा बाई के बाद ये है d लैम्डा बाई डी, यानी कि 2d लैम्डा बाई डी है ये। फिर 3d लैम्डा बाई डी, 4d लैम्डा बाई डी, 5d लैम्डा बाई डी, और इधर भी ऐसा ही रहेगा। ऊपर ये वाले पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, इससे हाफ डी लैम्डा बाई डी से इसमें कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि हमारा जो n है वो 1 से शुरू हुआ है। अल्टीमेटली हमें सेंटर की वैल्यू मिली, कितनी मिली, M पॉइंट से पहला डार्क मिला यहाँ, यानी कि ये डार्क पॉइंट था, और M पॉइंट से उतनी ही दूर ये डार्क पॉइंट। तो डार्क के बीच में पूरा का पूरा ब्राइट है, यानी कि ये जो कर्व है हमारा ये ऐसा नज़र आएगा, ऐसा। ये है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट चौड़ी है ना। और उसके बाद जो अगली मिलेगी उसमें ये कर्व भी थोड़ा नीचे हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ये, जैसे यहाँ पर ये है। तो अब इसे यहाँ पर डार्क जाना, ये डार्क है फिर ये डार्क है, तो फिर ये हिस्सा ब्राइट हो गया, लेकिन जितना ब्राइट ये है उतना ब्राइट नहीं होगा, इतना ब्राइट हो गया मान लो। फिर अगला और कम ब्राइट हो गया, फिर और कम ब्राइट हो गया, फिर और कम हो गया, फिर और कम हो जाएगा। उसी प्रोपोर्शन में इधर भी होगा, जितना इधर हुआ है उतना ही इधर ये ऐसे हो जाएगा। केवल सेंटर वाली सबसे चौड़ी, उसके बाद ये सब बराबर बराबर, लेकिन लाइट कम कम होगी इनमें। है तो ये ब्राइट लेकिन कम ब्राइट है, ये सबसे ज़्यादा ब्राइट, उससे कम ब्राइट, फिर और कम और कम और कम, ऐसे। डार्क पॉइंट कहाँ कहाँ है, पहला डी लैम्डा बाई 2, उसके बाद डी लैम्डा 2 लैम्डा बाई 2 के बीच में पड़ेगा ये।
ये क्या है आपका 3/2 डी लैम्डा बाय डी, फिर ये रहा 5/2 डी लैम्डा बाय डी। ऐसे इस तरफ भी चलेगा, ब्राइट ब्राइट, ये पहला डार्क, फिर डार्क डार्क डार्क, बीच में ब्राइट, ब्राइट की लोकेशन है ये। अब ये जो इंटेंसिटी है कम और ज़्यादा क्यों है, इसको भी आपको ध्यान से सीखना है कि इंटेंसिटी कम और ज़्यादा क्यों हो रही है।